Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of a grass blades at night and early morning is. So tip of grass से जो water का loss होता है उसके लिए किस तरह का process responsible है, हमसे यही पूछा गया है. So पहले देख लेते हैं. एक condition होती है जिसका नाम होता है guttation. गटेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर रूट्स हैं, ये एक ब्रांच गई है, यहाँ पर होगी एक लीफ. सो प्लांट में रूट जो होती है वो वाटर अब्जॉर्ब कर रही है. प्लांट अपना कंजम्पशन जो भी हो रहा है प्लांट की बॉडी में वो कंज्यूम कर रहा है. और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो निकाल दे रही है एक्स्ट्रा वाटर बाय स्टोमेटा. वो एक्स्ट्रा वाटर निकाल दे रही है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ज़रूरी नहीं है कि लोअर सरफेस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट हो. कंडीशन है कि दो तरह की स्टोमेटा कंडीशंस होती हैं. एक होता है आइसोबाइलेटरल, जब ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ लीफ के दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो कंडीशन होती है मोनोकॉट्स में. एक कंडीशन होती है डॉर्सी वेंट्रल, जिसमें केवल लोअर सरफेस ऑफ स्टोमेटा में ही लोअर सरफेस ऑफ लीफ में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ऐसी कंडीशंस मोस्टली डाइकॉट्स में होती हैं. सो क्वेश्चन कह रहा था कि जब ये एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्ब करती है, कुछ तो प्लांट कंज्यूम करता है, कुछ वो ट्रांसपिरेट कर देता है. बट व्हाट अगर जितना वो वाटर अब्जॉर्ब करे, कंज्यूम करने के बाद भी कुछ वाटर बचा है एंड उतना ट्रांसपिरेट ना हो, तो क्या होगा. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि 50 मॉलिक्यूल्स वाटर के अब्जॉर्ब हुए हैं, 30 प्लांट ने अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लिए और 2 से 4 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेट हो गए. उस केस में क्या होगा कि 16 to 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लांट के अंदर रह जाएंगे. अगली बार जब फिर से ये 50 मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा वाटर का, फिर से 16 to 18 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, क्योंकि 30 तो ये कंज्यूम कर लेगा, 2 से 4 ट्रांसपिरेट हो जाएगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट अब एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर नहीं रख सकता. उस केस में क्या होगा, प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं हाइडाथोट्स. इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइडाथोट्स. ये स्टोमेटा लाइक पोर्स होते हैं, स्टोमेटा लाइक पोर्स. और ये नॉन इंजर्ड होते हैं. नॉन इंजर्ड मतलब प्लांट को काट पीट के नहीं बनाए जाते. नेचुरली लाइक स्टोमेटा जैसे नेचुरली प्रेजेंट होता है, ये भी नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं. सो गटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब प्लांट के अंदर पानी स्टोर होता एक टाइम ऐसा आता है कि अब एक्स्ट्रा वाटर नहीं आ सकता है, तो वो इन्हीं हाइडाथोट्स के थ्रू प्लांट पानी बाहर निकालने लग जाता है, जिसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं रसाना. सो रिस के पानी बाहर निकलता है और प्लांट की सरफेस पे अक्यूमुलेट होता है. पहले तो क्या होता है कि प्लांट की सरफेस में नमी आ जाती है, बट अगर बहुत ज़्यादा गटेशन हो रहा है तो वो ड्रॉप फॉर्म में गिरने भी लग जाता है. सो ये प्रोसेस होता है गटेशन. और इसी के बारे में उससे पूछा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन सा है फोर्स. सो ऑप्शन से एक बार मैच कर लेते हैं. पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपिरेशन. अब हमने पूरा गटेशन प्रोसेस देखा है और हमने देखा कि पहले पानी अब्जॉर्ब होता है, कंज्यूम होता है जितना होना होता है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन होता है, उसके बाद हाइडाथोट्स का काम आता है. सो ट्रांसपिरेशन इसका ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है. जबकि यहाँ पर गलती रूट्स की है. वो रूट ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर रही है. सो इसका ड्राइविंग जो कॉज हो गया वो हो गया रूट्स का प्रेशर, ना कि ट्रांसपिरेशन. क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो एक कंडीशन है. पहले रूट्स पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रही हैं, प्लांट कंज्यूम भी कर रहा है तब भी पानी बचा रह जा रहा है, ट्रांसपिरेट कर रहा है तब भी पानी बचा रह जा रहा है. उसी एक्स्ट्रा वाटर को वो हाइडाथोट्स के थ्रू गटेशन करके निकालता है. सो यहाँ मेन ड्राइविंग फोर्स रूट प्रेशर है. सो ऑप्शन सेकेंड हमें रूट प्रेशर दिया हुआ है, हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है. बट स्टिल आगे देख लेते हैं. इसमें ट्रांसपिरेशन तो हमारा आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट इम्बाइबिशन दे रखा है. सो इम्बाइबिशन का भी एक छोटा आइडिया लेते हैं. सो क्या होता है कि पहले के ज़माने में जब बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि उसको तोड़ने के लिए, जैसे आज के टाइम में स्टोन कटर है, ड्रिल है, बॉम्ब्स हैं, हम बड़ी बड़ी चट्टानों को बॉम्ब रख के भी उड़ा देते हैं,
या फिर उनमें स्टोन कटर चला देते हैं अगर छोटी छोटी चट्टानें होती हैं तो। बट पहले इतना फीचर, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम पे जो लोग क्या करते थे, अगर कहीं से छोटी सी क्रैक है तो उसके बीच में वो भर देते थे वुड, ड्राई वुड। इससे क्या होता था कि वो पानी अब्जॉर्ब करती थी वुड्स और फूल जाती थी, ये वुड्स स्वेल कर जाती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि पहले धीमे धीमे जब पानी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट होता था इनका, तो धीमे धीमे इन चट्टानों कि ये जो क्रैक्स थे वो कमज़ोर होने लग जाते थे। इसकी वजह से पूरी चट्टान में कहीं कहीं क्रैक आ जाने लग जाते थे और इन चट्टानों को तोड़ना आसान हो जाता था। अब फीचर्स उस टाइम कम थे, इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो इस तरह से नेचुरल मेथड से चट्टानों को तोड़ा जाता था। आज तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास मोर हाई परफॉर्मिंग गैजेट्स हैं, बट पहले के ज़माने में यही होता था। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का एक एग्जांपल सीड भी है। जब नई नई सीड होती है उसके अंदर बहुत थोड़ा वाटर कंटेंट होता है और जब हम इसे बोते हैं और वहाँ पे पानी डालते हैं तो पानी अंदर अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है और धीमे धीमे ये सेल रप्चर करके फिर यहाँ से प्लांट निकलता है। तो इसका एक एग्जांपल सीड भी है। एक और पॉइंट हमें दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब कोई सेल होती है, बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपर सोल्यूशन है, अंदर हाइपो सोल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है तो अंदर से पानी बाहर आएगा। उस केस में क्या होगा कि सेल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो इसमें प्लाज्मोलाइसिस का तो कोई रोल ही नहीं है। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमें सही आंसर हमारा बहुत पहले मिल चुका था, दैट इज ऑप्शन बी। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।